ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए पर विश्वास या इंडिया पर भरोसा? और 2024 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई। चर्चा में मेरे साथ, जैसा कि अब मैंने शुरू कर दिया है यहां पर, और आने वाले हर इतवार को मैं यही सिलसिला रखूंगा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को न्योता नहीं दिया जाएगा। देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ही इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, आपका अखबार नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन रशीद भाई, शुरुआत आपसे करता हूं। ये विश्वास की और भरोसे की लड़ाई भी हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, वो गिरना भी था, आंकड़े थे, लेकिन अब दरअसल अग्नि परीक्षा इस बात को लेकर होगी कि लोगों में भरोसा, लोगों का भरोसा किसमें है और उसके कुछ क्या संकेत मिलने लगे हैं। 9 साल की सरकार है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, वो तश्तरी पर सजे तो हुए हैं, लेकिन विपक्ष की लामबंदी अभी भी दूर की कौड़ी दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री की इक्विटी तो बरकरार है, लेकिन नीचे अंदर खाने क्या कुछ दिक्कत का सबब भी है। जी संदीप जी, धन्यवाद। आपने एक बड़ी बात, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने राजनीतिक स्थिति का पूरा एक सटीक एक आपने विश्लेषण किया। दरअसल देखिए, समस्या ये है कि लोग जो 2019 का जो स्थिति है राजनीतिक, जो चुनाव के बाद उभरी, उसी को आज की डेट से देखते हैं, जबकि पिछले 4 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है। हालात तेजी से बदलते और हर चुनाव में हालात बदलते हैं। जीतेगा कौन, ये तो हमें 2024 में मई में पता चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन आया कि 18 जुलाई को जो पक्ष की जो इंडिया नाम का गठबंधन बना, उसी दिन प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने एक 38 राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके एक अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। प्रश्न मन में जरूर ये उठा कि भाई, अगर जो नरेंद्र मोदी जी ने खुद पिछली बार संसद में कहा था कि एक मोदी सब पे भारी, अगर वो सब पे भारी है तो ये 38 की जरूरत क्या है, क्यों है। उसके बाद में जिस तरीके से विपक्ष और कांग्रेस के ऊपर तीखे हमने अविश्वास प्रस्ताव में देखे, उससे भी लगा कि कहीं ना कहीं जो बार बार उन्होंने जो इंडिया अलायंस के ऊपर कटाक्ष किए और कांग्रेस की और उसकी पुरानी 1966 से लेके 1962 की चीजों का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी जी जीत को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। वो एक ऐसी दिखा जरूर रहे हैं कि वो बिल्कुल कमांड में है, सब चीजें ठीक है। अभी आने वाले चुनाव जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होंगे, उसमें थोड़ा सा पता चलेगा कि किस करवट बैठता है। और उससे ज्यादा संदीप जी, हमने 2019 का चुनाव देखा, 19 से पहले 18 के असेंबली के चुनाव हुए थे, और वहां के ऊपर राजनीतिक दलों ने, जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, मतलब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य जीते थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां कांग्रेस का बिल्कुल सूखा साफ हो गया, क्योंकि पुलवामा की घटना हुई और बालाकोट, और उससे नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा एक तरीके का जन समर्थन मिला और बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल उन राज्यों में साफ हो गई। क्या आपकी भी बिल्कुल सामान्य चुनाव होंगे? क्या कुछ और ऐसी घटनाक्रम होगी जिसको लेकर के देश में भावनात्मक मुद्दों की वजह से लोग एक पक्ष में वोट देंगे? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। एक अंतिम बात जो आपने बोला, देखिए आज क्या है कि जो सत्ता पक्ष है उसमें जरूर कानून में हम बदलाव ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजद्रोह का अब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और सरल करने की बात हो रही है, लेकिन मंशा वही है। देखिए, हम सब यहाँ पे जितने मेरे मित्र बैठे हुए हैं, सब राजनीति को बहुत ज्यादा कवर कर चुके हैं। ये 41-44 जिलों में एफआईआर दर्ज होना, ये असामान्य बात है। ये राजनीति से प्रेरित है। और अगर सिर्फ इल्जाम लगाने पर जो अगर एफआईआर होने लगे, तो उसमें दो तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि अदालतों का या पुलिस का जो है समय व्यर्थ किया जाए फजूल की बातों में। लेकिन अगर इस बात के ऊपर है कि कोई भी आदमी किसी के ऊपर अगर आरोप लगाता है और उसमें पूरे तथ्य नहीं है, तो अभी कोई चीज, तो उसको वो हर तरफ होना चाहिए। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में भेद नहीं करना चाहिए, और यहाँ भेद होता है और साफ नजर आता है। नहीं, बीजेपी रशीद भाई भुक्तभोगी भी तो है। यही आरोप कर्नाटक में कांग्रेस ने लगाए, वो चस्पा हो गए थे और उसको, उस दाग को हटा नहीं पाई बीजेपी।
तो इसका मतलब ये कि भाजपा को जनता के, कर्नाटक के जनता के जनादेश की, उनके विवेक के ऊपर उनको वो नहीं मान रहे हैं। उनका कहना ये है कि उनको जनता को जैसे भ्रमित कर दिया गया और जनता ने मतलब एक तरीके से उससे होकर के 40% कमीशन की बात पे वोट दे दिया। देखिए, ये तो राजनीतिक रोज कहते हैं कि कमलनाथ भ्रष्ट है, कमलनाथ भ्रष्ट है। अरे उसका कोई प्रमाण है? मैं कमलनाथ का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं। तो जब ये तो एक राजनीतिक पॉलिटिकल रिटोरिक होता है। मोदी जी कहते हैं कि करप्शन फ्री, क्विट इंडिया, करप्शन फ्री। अरे जो 23 लोग जो इकोनॉमिक भगोड़े भगे हुए हैं, वो वापस आए पिछले 9 साल में? तो ये तमाम बातें हैं। ये मैं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये नहीं, इसी से तो रशीद भाई, एक सेकंड, इसी से तो आने वाले 2024 के चुनाव का नैरेटिव बन रहा है और इसी में बात आती है भरोसे और विश्वास की भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।